हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो कैसे हैं? तो आज जो है हम कंपनी का लास्ट चैप्टर, अगर आप कंपनी पढ़े होइएगा तो कंपनी का जो है लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण। मतलब रोकड़ के बारे में, कैश के बारे में बता रहा है कि कैश इनफ्लो कर रहा है कि आउटफ्लो कर रहा है। तो लास्ट चैप्टर है, कंपनी का लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो हम लोग बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना होता है, समझ में? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना होता है? 3 होता है। अगर आप पढ़े होइएगा तो कैश फ्लो का जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना होता है? 3 होता है। अब देखिए, अब आता है क्या कि मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? नहीं तो रोकड़ प्रवाह जिसको बोलते हैं, कैश फ्लो क्या बोलते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण। मतलब रोकड़ का जो प्रवाह है, चाहे वो अंदर आएगा या तो बाहर जाएगा, उस प्रवाह को जो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रवाह पे हम लोग ध्यान देते हैं कि कैश आ रहा है या जा रहा है। तो अगर कोई पूछ दिया आपसे कि बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो आप बोल सकते हैं 2 वर्ष के, कितने वर्ष के? 2 वर्ष। 2 वर्ष के वित्तीय स्थिति को, कौन स्थिति को? फिनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को आपस में तुलना करने के बाद जो परिणाम आता है उसे क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि बताइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण में किसी दो वित्तीय वर्ष में किसी 2 स्थिति को आपस में तुलना करके जो परिणाम आता है वो क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। कोई दिक्कत? क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कि कैसे, मान लीजिए हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इनफ्लो हो गया कि आउटफ्लो हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 वित्तीय वर्ष को लेंगे। 2 वित्तीय वर्ष कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 23-24 होगा, 24-25 होगा, या कैलेंडर ईयर होगा 24-25, 26-27। आपको कोई 2 वर्ष लेना है। 2 वर्ष लेने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करें क्या कि पहले कितना था और अभी कितना है। नहीं, तब तो पता चलेगा कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। नहीं समझ में? तो आपको ध्यान देना होगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, अब यहां पर दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का जो वर्गीकरण होता है, जिसको हम लोग बांटना बोलते हैं, विभाजित करना बोलते हैं, वो क्या होता है? अब समझिए, अब देख ली दिया हुआ है मेजर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब व्यवसाय की मुख्य विशेषता क्या है। इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितने भाग में? 3। पहला दिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा दिया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा दिया है फिनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत? अब ये 3 एक्टिविटीज है। जब कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेगा बनाने के लिए, तो आपको निकालना होगा पहले ऑपरेटिंग, उसके बाद निकालना होगा इन्वेस्टिंग, उसके बाद निकालना होगा फिनेंसिंग। समझ में आया? इतना तक समझ में आया तो बताइए। इतना तक में किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? चलिए, अब बात रहा है कि हम लोग जब ऑपरेटिंग बनाएंगे तो ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। बात समझ में आया? क्या बोले कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किसको लेना है और किसको नहीं लेना है,
उस चीज़ को पहले समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आते हैं यहाँ, देखिए जब कभी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वर्ष के दौरान, किसके दौरान, वर्ष के दौरान या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, यही तो होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट हो या लॉस उससे हमको मतलब नहीं, इसी में हम लोग ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे भाई, ऐड करते हैं हम लोग क्या, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम किसको, एक्सपेंस को। क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम एक्सपेंस को, खर्चा को जोड़ेंगे और नॉन कैश आइटम में, नॉन कैश आइटम में इनकम को क्या करेंगे, घटाएंगे। खर्चा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इनकम को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अब कहिएगा कि सर नॉन कैश क्या होता है, नॉन कैश इनकम क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, तो इसको पहले हम जानेंगे। नॉन मतलब ना, कैश मतलब रोकड़, जिसमें कैश की बात न हो, जिसमें कैश पॉकेट से नहीं जाता हो, उसको हम बोलते हैं नॉन कैश। यानी नॉन कैश इनकम भी हो सकता है और नॉन कैश एक्सपेंस भी हो सकता है। जैसे कहेगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स के बेचने से क्या हुआ, लॉस हुआ, नॉन कैश आइटम, खर्चा है, ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, प्रॉफिट हुआ नहीं, ये क्या है, नॉन कैश आइटम है, नहीं तो इनकम है, इनकम क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके साथ साथ आप सुने होइएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू, नहीं उसके बाद पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है मेरा, नॉन कैश आइटम है। कौन आइटम है, नॉन कैश आइटम है, समझे। तो ऑपरेटिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेंगे, उसके बाद उसमें नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ेंगे और नॉन कैश इनकम को घटाएंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद ये होने के बाद हम लोग फिर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करेंट एसेट। यहां तक समझ में आया तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। हो गया, कोई दिक्कत। यानी इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज जो होगा, अगर क्या होगा, बढ़ेगा। कौन लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। यहां फिक्स की बात नहीं बता रहा है, इसका बात नहीं बताया जा रहा है, किसका बात है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर नॉन करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, अगर एसेट्स के मूल्य में कमी होगा तो इसको भी जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि घटाएंगे किसको, लेस किसको करेंगे, लेस करेंगे किसको, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। अब क्या करेंगे, लेस किसको करेंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, अगर एसेट्स के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तो लेस करते हैं, और लायबिलिटीज के मूल्य में अगर कमी होता है तो लेस करते हैं, कोई दिक्कत।
अगर इतना चीज अगर आप समझ गए तो ऑपरेटिंग में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब कहिएगा कि सर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी तो हम जानते ही नहीं है पूरा नहीं, कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमको तो आता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है। तो आपको हम बताए थे कि करंट लायबिलिटीज वह लायबिलिटीज होता है जिस लायबिलिटीज को 1 साल के अंदर क्या करते हैं, भुगतान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। कब, 1 साल के अंदर। जब 1 साल के अंदर किसी भी लायबिलिटीज को भुगतान कर दिया जाता है तो मेरा करंट लायबिलिटीज होता है। करंट एसेट्स क्या होता है, ऐसा एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में उसको क्या कर लिया जाता है, परिवर्तन कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। कोई दिक्कत? अगर फिर भी अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आप रेशियो चैप्टर में चले जाएंगे। रेशियो चैप्टर का 1 से 2 पेज आप पलटेंगे, उसके बाद उसमें बॉक्स बनाकर दिया हुआ है कि श्रीमान जी करंट एसेट्स इधर, करंट लायबिलिटी इधर, क्विक एसेट्स इधर, क्विक लायबिलिटी इधर। समझ में आया? तो आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए ये सफिशिएंट है। अगर इतना अगर आप समझ गए, अगर इतना आपको आ गया तो आपको ऑपरेटिंग में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बोलिए ऑपरेटिंग में, बोलिए ऑपरेटिंग में और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो हम लोग अगला टॉपिक जो है, हम लोग अगला टॉपिक किसको लेंगे, इन्वेस्टिंग को लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं। अब इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है। इन्वेस्टिंग में आपको ना प्रॉफिट लेना है, ना लॉस लेना है, ना नॉन कैश आइटम का इनकम लेना है, ना एक्सपेंस लेना है, ना करंट एसेट्स लेना है, ना करंट लायबिलिटीज लेना है। बस में तो आप इन्वेस्टिंग में लेंगे क्या, तो इन्वेस्टिंग में आपको फिक्स एसेट्स की बात होगा। किसका बात होगा, फिक्स एसेट्स की बात होगा। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो फिक्चर्स हो, चाहे टूल्स हो। कोई दिक्कत? बस इसी का बात होगा। यानी इन्वेस्टिंग में या तो परचेज होगा नहीं तो सेल होगा। क्या होगा, या तो परचेज होगा नहीं तो सेल होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। परचेज होगा तो माइनस में, सेल होगा तो प्लस में। यानी परचेज होगा तो यूज, सेल होगा तो फ्लो। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी उसमें क्या होगा, या तो परचेज होगा नहीं तो सेल होगा। सिर्फ खरीद बिक्री का ही बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करना है। क्या करना है, खरीद और बिक्री का बात करना है कि कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। जब क्या होगा, परचेज होगा तो यूज होगा, सेल होगा तो फ्लो करेगा। नहीं, अब देखिए अगर सिंपल सी बात आपको दे दिए यहाँ पे कि ये मान लीजिए 2000 क्या है 23 है और ये आपको 2000 क्या है 24 है। कोई दिक्कत? और यहाँ आपको दे लैंड, यहाँ दे दे बिल्डिंग, यहाँ दे दे प्लांट, यहाँ दे दे मशीनरी, इसका अमाउंट दे दे मान लीजिए 50,000, इसका दे दे 80,000, इसका दे दे 70,000, इसका दे 30,000, इसका दे 90,000, इसका दे 60,000, इसका दे 15,000, इसका दे 45,000। बस इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए कि जो लैंड, जो जमीन आपका 50,000 का था, अब उसका कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। बढ़ा ना? जब बढ़ेगा तो क्या होगा, परचेज। क्या कहलाएगा, परचेज। कितना से, 80 में से 50 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। कोई दिक्कत? अब देखिए जो 70,000 का था, अब उसका वैल्यू कितना हो गया, 30,000, तो ये क्या कहलाएगा, सेल। कितना का, 40,000 से। कोई दिक्कत? अब जो 90,000 का था वो 60,000 का हो गया, क्या कहलाएगा, सेल। जो 15,000 का है वो 45,000 का हो गया, ये क्या कहलाएगा, परचेज।
कोई दिक्कत? तो इसमें तो आप परचेज सेल सिंपल समझ गए, क्योंकि आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज करने से आपको समझ में आ गया कि परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको दे देता है कि प्लांट ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और नीचे में दे दिया डिप्रिसिएशन, नीचे में दे दिया कि 10,000 का प्लांट है, 3,000 डिप्रिसिएशन है, 5,000 में बेच दिया, ये भी दे सकता है। तो जब अगर मान लीजिए किसी भी आइटम पर जब किसी भी आइटम पर अगर एडजस्टमेंट होगा तो ऐसी दशा में उस आइटम का, उस वस्तु का आप एक अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने से आपको परचेज और सेल आएगा। जब अकाउंट खोलने से जब परचेज सेल आएगा तो उस आइटम का वही लेंगे जो अकाउंट खोलने के बाद आपको आता है, या तो परचेज आएगा नहीं तो सेल आएगा। समझ में आ गया? इन्वेस्टिंग में समझ में आया? इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, किसी प्रकार का समस्या है किसी को तो बताइए। नहीं तो आप अगर इसको इतना अगर समझ लिए तो आपको जो है इन्वेस्टिंग में किसी को दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को समस्या है तो बताइए। बोलिए, यहाँ तक है? नहीं है तो हम लोग तीसरा टॉपिक पे आएंगे, फिनांसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रिया। क्या होगा? वित्तीय क्रिया। अब इसमें क्या होगा, न आपको प्रॉफिट का बात होगा, न आपको नॉन कैश का बात होगा, नॉन कैश में न इनकम का बात होगा, न एक्सपेंस का बात होगा, न करंट एसेट्स का बात होगा, न करंट लायबिलिटीज का बात होगा, न फिक्स एसेट्स का बात होगा, न डिप्रिसिएशन का बात होगा, न लॉस का बात होगा, न सेल का बात होगा, कुछ नहीं होगा। तब होगा क्या? इसमें बस मुद्रा का बात होगा। किसका बात होगा? पैसा का बात होगा कि पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो अगर मान लीजिए इसमें भी देखिए, इसमें भी मान लीजिए अगर ये 2023 हो गया, ये 2024 हो गया, अब यहाँ पर दे शेयर कैपिटल, अब यहाँ दे मान लीजिए 70,000, यहाँ दे 1,20,000, यहाँ पर दे डिवेंचर मान लीजिए 30,000, यहाँ 90,000, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि शेयर को हम इशू करते हैं, क्या करते हैं, जब शेयर को इशू करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, क्योंकि आप जो है कंपनी पढ़ कर आए हैं कि जब इशू करेंगे, री इशू करेंगे तो